देश में कांग्रेस की ऐसी कोई हवा नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए और फिर 2014 जैसा मोदी के आक्रामक तेवर नहीं, 2019 के जैसा लहर भी नहीं कि मोदी 400 सीट पार कर जाएं। इस बार राष्ट्रवाद पर नहीं, मोदी के 10 वर्षों के काम पर ही वोट गिरेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरण बाकी हैं और 4 जून को रिजल्ट। राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है? एनडीए असल में इस बार कितनी सीटें लेकर आ सकती है? देश के सभी राज्यों पर सिलसिलेवार विश्लेषण करते हुए देखिए, पार्टियों की जमीन आपको स्पष्ट और साफ दिखाई देगी। 1984 के बाद गठबंधन का महत्व बढ़ा, हालांकि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत मिला है। तीसरा टर्म पुराना चेहरा उबाऊ जरूर हो जाता है। इस बार मोदी सरकार के 10 वर्षों के काम पर ही वोट गिरेंगे। मोदी जी की राजनीति, रणनीति, मार्केटिंग, प्रचार के तरीके अमित शाह ही देखते हैं। प्रत्येक चरणों में अपना नैरेटिव बदल रहे हैं। मोदी जी के बढ़ते उम्र के ढलान में अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा भी कयास है। इस बार पूरे देश में वोटरों का मूड मोदी जी के काम पर 50% वोट गिराएंगे। दक्षिण में कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दे 370 पर और मंदिर पर 30% लोगों का वोट गिरेंगे। बेरोजगारी, महंगाई पर सिर्फ 20% ही लोग इधर उधर जा सकते हैं। वैसे मुस्लिम तुष्टीकरण को साधने में इंडिया गठबंधन सफल रही है। राज्यों की जमीन मोदी के फेवर में है या इंडिया गठबंधन के? तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए वीडियो अंत तक। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर चलते हैं, जिसके पास लोकसभा की 80 सीटें हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी राज्य के पास नहीं। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, केंद्र की सत्ता उसके अधीन समझिए। यही वजह है कि मोदी जी ने अपना एक संसदीय क्षेत्र बनारस को रखा। अपने राजनीतिक कैरियर को उत्तर प्रदेश को कर्म भूमि बनाया। दूसरी तरफ यही कारण है कि राहुल गांधी को भी हार मिले या जीत, रायबरेली पर लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश राजनीति की धुरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा यानी अखिलेश मायावती 7 चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें सपा को 5 सीटें और बसपा को 10 सीटें मिली थीं। 64 सीटों पर बीजेपी थी। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। 2024 में सपा 62 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 पर, तृणमूल कांग्रेस 1 पर। मायावती यानी बसपा चुनाव अकेले लड़ रही है। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी 74 सीटों पर है। निषाद पार्टी कमल फूल पर ही 1 सीट पर लड़ रही है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी 2 पर, जयंत चौधरी की पार्टी 2 पर, ओम प्रकाश राजभर 1 सीट पर हैं। इस 24 में बीजेपी को सीटें बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि मायावती बसपा कमजोर हुई हैं। पिछले 5 वर्षों में मायावती राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रही हैं। हालांकि अखिलेश का मुस्लिम वोट कट सकता है, क्योंकि लगभग 17 सीटों पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में है। यादव कार्ड और तुष्टीकरण काम कर भी गया, तब भी बीजेपी को यहाँ पर इस बार 70 सीटों का अनुमान है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य होगा जहां 2024 का भारतीय आम चुनाव सभी 7 चरणों में होगा। पश्चिम बंगाल पर चलते हैं। पार्टी की जमीन क्या है देखिए। यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जो पूरे पश्चिम बंगाल के 42 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस के साथ कोई सीट ममता बनर्जी ने साझा नहीं किया है, भले ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी है ममता बनर्जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 22 सीटें लेकर आई थी। इस बार यह आंकड़ा घट सकता है। कई घोटाले, कई केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। तृणमूल के सीट घटने के कारण यह बनेंगे ही बनेंगे। 2019 में बीजेपी ने भी यहाँ पर पूरे 42 के 42 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी को लगभग 7 सीटों का इजाफा हो सकता है। यहाँ पर अब की बार 2024 में बीजेपी 42 सीटों में से अनुमानतः 25 से 30 सीटें लेकर आ सकती है। वोट परसेंट भी पिछले 2 चरणों में यहाँ अच्छा हुआ है। प्रथम चरण में यहाँ वोट परसेंट 80% गिरे थे। कांग्रेस यहाँ पर नेता अधीर रंजन के अगुवाई में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ 12 सीटों पर खड़ी है। पिछले 2019 में आईएनसी कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस बार भी अनुमानतः यही आंकड़ा रहने वाला है, यह कम भी हो सकता है। अब चलते हैं बिहार पर। उत्तर प्रदेश और बिहार जिसने जीत लिया, समझिए राजनीति की बैतरणी पार कर ली। अब तो चलते हैं बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में यहां एनडीए गठबंधन ने 40 सीटों में से 39 सीटें हासिल किए थे। यहां 1 सीट आईएनसी यानी कांग्रेस को चली गई थी।
बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें बीजेपी ने 17 के 17 सीटें जीती थीं। जेडीयू नीतीश कुमार ने 17 में से 16 सीटें लेकर आए थे। रामविलास पासवान की पार्टी 6 सीटों पर खड़ी थी और 6 के 6 सीटों पर जीत दर्ज किए थे, जबकि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 19 सीटों पर खड़ी थी और एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। इस बार की गणित बिहार में थोड़ी बदली है। जीतन राम मांझी गया से और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से इस बार एनडीए के साथ हैं। दोनों एक एक सीट पर इन जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार एनडीए के साथ नहीं थे। जीत इनकी पक्की है। इस बार बिहार इंडिया गठबंधन में भी आरजेडी और कांग्रेस साथ है। आरजेडी 26 सीटों पर तो कांग्रेस 9 सीटों पर, लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी। पहली बार बिहार में बीजेपी अपने गठबंधन में बड़ी पार्टी हुई है। बीजेपी 17, जेडीयू 16 पर और एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बार बार पार्टी बदलने से नीतीश कुमार की लोकप्रियता जरूर कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अपने जीवन के राजनीतिक करियर में इन पर कोई भी अब तक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। छवि बिल्कुल साफ है और एनडीए में वापस हुए हैं, तो कुल मिलाकर इन्हें नुकसान कुछ नहीं होगा। यह बात जरूर है कि एनडीए के साथ मिलकर जो बिहार के लिए काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। नुकसान अगर हुआ भी तो इन्हें 1-2 सीटों पर ही नुकसान हो सकता है, और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार ही एनडीए को 100 सीटें देने में सक्षम है। अब चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। इस बार 24 में यहाँ की गणित ही बदल गया है। सब कुछ उलट पुलट हो गया है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़े थे, एनडीए के सहयोगी थे। 2019 में बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी, तो 2 सीटों के नुकसान के साथ 23 मिले थे। शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी, 18 सीटें मिली थी, 5 का नुकसान हुआ था। यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। इस बार शिवसेना की पार्टी अब एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई है और मशाल वाली पार्टी चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे की है। इस बार कहा नहीं जा सकता किसको क्या मिलेगा। हालांकि बीजेपी अपनी पोजीशन पर रहेगी। इस बार एनडीए में बीजेपी 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना 15 सीटों पर, राष्ट्रवादी कांग्रेस सुनील तटकरे 4 पर, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 पर। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ रहे हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस 17 पर और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव यहाँ दिलचस्प है। इस बार लोगों का ध्यान दोनों शिवसेना के समीकरण पर रहेगा। उद्धव ठाकरे ने एनडीए से नाता तोड़कर अपने हिंदुत्व की जमीन को बनाए रखने में कामयाब रहते हैं या नहीं, ये देखना रहेगा। लोकसभा के इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी अपनी सीट बढ़ाकर महाराष्ट्र में बढ़त जरूर बना लिया है। महाराष्ट्र में इस बार पिछले 2019 के मुकाबले एनडीए को 4 से 5 सीटों का फायदा ही होगा। एनडीए को 48 में से 45 सीट मिल सकती है। पिछली बार यह संख्या 41 थी। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल पर निगाह डालते हैं, जहां एनडीए कमजोर है। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। यहाँ 2 मुख्य पार्टियां हैं, द्रमुक डीएमके, एमके स्टालिन इनके नेता हैं, और अन्ना द्रमुक एआईएडीएमके के नेता एड्डापादी के पलानीस्वामी हैं। 2019 में एनडीए एआईएडीएमके के साथ थी और एआईएडीएमके को यहाँ सिर्फ 1 सीट मिली थी। यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन में डीएमके 23 सीटों पर खड़ी थी और 23 सीटें मिली। आईएनसी यानी कांग्रेस को 9 सीटों पर खड़ी थी, 8 सीटें मिली थी। 2024 में तमिलनाडु बीजेपी के लिए इस बार खास महत्व रखेगा। एनडीए के लिए सीटों का समीकरण में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस बार एनडीए 39 सीटों में से बीजेपी यहाँ स्वतः 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब्बू मणि रामदास 10 सीटों पर एनडीए के साथ हैं, जबकि इस बार डीएमके एमके स्टालिन इंडिया गठबंधन के साथ 22 सीटों पर, आईएनसी यानी कांग्रेस 9 सीट लेकर चुनाव मैदान में है और एआईएडीएमके अपने अलग गठबंधन के साथ हैं। अगर यहाँ एनडीए को 5 से 10 सीटें भी मिलते हैं तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। केरल की बात करें तो यहाँ कुल लोकसभा सीट संख्या 20 है। बीजेपी को अब तक यहाँ खाता नहीं खुला है। इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारत धर्म सेना 4 सीटों पर एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में आईएनसी यानी कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपका बताता चलूं, 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 15 सीटों पर जीत दर्ज किया था। इस बार बीजेपी को यहां से कुछ सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। वामपंथ और कांग्रेस के गढ़ में एक भी सीट बीजेपी को मिल जाती है
तो समझिए यहाँ बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी, यानी यहाँ नया खाता खुलेगा। अब चलते हैं कर्नाटक में। यहाँ लोकसभा की कुल सीटें 28 हैं, जहाँ 2019 के चुनाव में एनडीए को 27 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। बीजेपी यहाँ अकेले 27 सीटों पर खड़ी थी और बीजेपी को 26 सीटें मिली थी। इस बार भी आंकड़ा 2 या 3 कम हो सकते हैं या लगभग इतना ही रहने वाला है, भले ही सरकार यहाँ कांग्रेस की है। गुजरात की दशा को टटोलते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में लोकसभा की कुल सीटें 26 है और 2019 में 26 के 26 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2024 के चुनाव में भी स्थिति यही रहने वाली है। आपको यहाँ बताता चलूं कि यहाँ से बीएसपी भी 25 सीटों पर लड़ी थी। आईएनसी यानी कांग्रेस 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार 24 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी दोनों लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में आईएनसी कांग्रेस 23 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार भी स्पष्ट है कि बीजेपी 26 सीटों पर बनी रहेगी। मोदी और अमित शाह का होम ग्राउंड है। तेलंगाना पर आ जाइए। तेलंगाना की कुल लोकसभा सीटें 17 है। टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़े। 17 सीटों में से टीआरएस को 9 सीटें, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 सीटें मिली थीं। असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ 1 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी को यहाँ से 2019 के मुकाबले सीट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तेलंगाना राज्य से सटे आंध्र प्रदेश को भी टटोल लेते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। वाईएसआर कांग्रेस 25 सीटों पर खड़ी हुई थी और 23 सीटों पर जीत हासिल किए थे। टीएमसी भी 25 सीटों पर खड़ी हुई थी और उसे 3 ही सीट मिले थे। लेकिन इस बार बीजेपी 6 सीटों पर खड़ी है और तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर एनडीए गठबंधन के साथ आ गए हैं और वे 25 सीटों में से 17 सीटों पर हैं। जनसेना पार्टी 2 सीटों पर। तो इस समीकरण से आंध्र प्रदेश का गणित बदल सकता है। जहां 2019 के चुनाव में एनडीए को कुछ नहीं मिला था, इस बार यहां तेलुगु देशम पार्टी टीडीएस की चर्चा है और टीडीएस एनडीए के साथ है। दूसरी तरफ आईएनसी यानी कांग्रेस 23 सीटों पर खड़ी है। नेता वाईएस शर्मिला है, जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। चचेरे भाई के हत्याकांड में बहन शर्मिला जगनमोहन रेड्डी पर हमलावर हैं। इसका फायदा इस बार एनडीए को भरपूर मिलेगा। दक्षिण भारत के राज्यों में जो कमियां थी वह एनडीए ने भरपाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब की बार जो 400 पार का नारा दिया है वह ऐसे ही आधारों पर एनडीए ने कहा है। अब उड़ीसा पर आ जाते हैं और देखते हैं। जैसे कि उड़ीसा लोकसभा की कुल सीटें 21 है। 2019 में बीजेडी, बिजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी है। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। पूरे 21 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही थी और 12 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी भी पूरे 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 8 सीटें मिली थी। आईएनसी कांग्रेस भी पूरे 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 1 सीट ही मिली थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहाँ किसी के गठबंधन में नहीं थे। हालांकि इस 24 के चुनाव में बीजेपी ने बीजेडी, बिजू जनता दल के साथ गठबंधन की बात चलाई, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ रही है। जेएमएम 1 सीट पर खड़ी है, 20 सीटों पर कांग्रेस है। इस बार यहाँ से बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। पिछली बार 8 के मुकाबले 10 सीटें मिलने का अनुमान है। या भविष्य में बीजेपी ने बीजेडी को एनडीए में शामिल कर लिया तो समझिए यहाँ एनडीए को कम से कम 12 सीटों का इजाफा हो सकता है। मोदी और नवीन पटनायक के रिश्ते अच्छे हैं। इस लोकसभा के चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर है। अब झारखंड को भी टटोल लेते हैं। लोकसभा की कुल सीटें 14 है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 7 सीटों पर, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर, आरजेडी लालू यादव की पार्टी 1 सीट पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएलएल 1 सीट पर 7 चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ एनडीए के तहत बीजेपी 14 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट सुदेश महतो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए को 12 सीटें मिली थी और यूपीए को 2 सीटें। हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद यहाँ चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। स्थिति लगभग यहाँ 2019 की ही रहने वाली है, बल्कि बीजेपी की यहाँ पर 1 सीट बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। यहाँ लोकसभा की कुल सीटें 11 हैं। यहाँ बीजेपी 11 के 11 सीटों पर खड़ी है। आईएनसी यानी कांग्रेस भी 11 के 11 सीटों पर खड़ी है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरे 11 सीटों में से बीजेपी 9 सीटें लेकर आई थी और आईएनसी कांग्रेस 11 सीटों में से 2 सीटें लेकर आई थी।
जबकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। इससे पता चलता है कि लोग लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के कामकाज पर जाकर राज्यों के स्तर से उठकर देश हित में वोट करते हैं। 2019 के मुकाबले बीजेपी यहां और मजबूत हुई है। यहां भी बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिल सकती है या पूरे के पूरे 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश लोकसभा की कुल सीटें 29 है। बीजेपी 2019 में 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 28 सीटें लेकर आई थी। वहीं आईएनसी यानी कांग्रेस ने 29 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें हासिल किए थे। 24 के समीकरण में 2019 के मुकाबले वोट परसेंट यहाँ कम गिरे हैं। बीजेपी पूरे के पूरे 29 सीटों पर यह लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ रही है। 1 सीट जीतू पटवारी को दिया है, जिनकी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। इस बार यहाँ कांग्रेस की सीटें 2 से बढ़कर 4 हो सकती हैं, लेकिन अभी तीसरे चरण में चुनाव में कहना मुश्किल है। राजस्थान के रुख करते हैं। अब राजस्थान की स्थिति पर नजर दौड़ा लेते हैं। राजस्थान की लोकसभा सीटें कुल 25 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 25 में से 25 सीटें हासिल किए थे, बीजेपी 24, सहयोगी दल आरएलपी 1 सीट। यहाँ पर मुकाबले में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 भी सीट हाथ नहीं लगी थी। इस बार 24 में इंडिया गठबंधन में 22 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 3 सीटें सहयोगी गठबंधन को दिए हैं और इस बार यहाँ एनडीए नहीं, बीजेपी 25 के 25 सीटों पर सीधा लड़ रही है। 2019 में यहाँ भी विधानसभा के चुनाव से लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार पर ही केंद्रित होकर लोगों ने वोट किए थे, जबकि यहाँ पर गहलोत की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। फिर भी यहाँ कांग्रेस 1 सीट की उपस्थिति भी राजस्थान में दर्ज नहीं करा पाई थी। 24 के चुनाव में बीजेपी 25 सीटों पर आना स्पष्ट है। इसलिए पिछली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 25 सीटों पर सीधा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ रही है। अब चलते हैं पंजाब पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में आईएनसी यानी कांग्रेस पूरे 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 8 सीटें लेकर आई थी। एनडीए भी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 4 सीटें मिली थी। बीजेपी 2, शिरोमणि अकाली दल को 2। आप पार्टी भी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 1 सीट हासिल हुए थे। अब 1 सीट जो मिली थी, उनके सांसद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब में 24 के चुनाव में यह बड़ी सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रहे हैं। कोई पार्टी गठबंधन के तहत नहीं लड़ रही है। आप पार्टी इंडिया गठबंधन में जरूर है, लेकिन यहाँ आप पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग होकर 13 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी भी शिरोमणि अकाली दल एसएडी के साथ नहीं है। शिरोमणि अकाली दल पिछले 2019 के चुनाव में 10 सीटों पर खड़ी थी और सिर्फ 2 ही सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर खड़ी थी और 2 सीटें लेकर आई थी। इस बार यहाँ बीजेपी को सीटों में बढ़त मिल सकती है, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार, मनी ट्रेल के आरोप में अंदर हैं। इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसका असर कांग्रेस पर भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा और भारत के राजनीतिक संबंधों का थोड़ा असर दिखाई दे सकता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें 10 हैं और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। हरियाणा सरकार अल्पमत में है, लेकिन लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस बार भी बीजेपी की सीटें बनी रहेंगी। इंडिया गठबंधन के तहत आईएनसी यानी कांग्रेस 9 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब हिमाचल में प्रवेश करते हैं। हिमाचल में लोकसभा सीटें 4 है। पिछले 2019 में 4 सीटों पर बीजेपी रही थी। आईएनसी यानी कांग्रेस को भी 1 भी सीट नहीं मिली थी। इस बार भी यह आंकड़ा वही रहने वाला है। इस बार 24 में भी बीजेपी 4 सीटों पर खड़ी है, तो आईएनसी यानी कांग्रेस भी 4 सीटों पर खड़ी है। दोनों पार्टियां यहाँ किसी के साथ गठबंधन में नहीं। अब जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो यहाँ लोकसभा की 6 सीटें हैं। पिछली दफा 2019 के चुनाव में बीजेपी 6 सीटों पर खड़ी थी। 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 3 सीटों पर जीत ओमर अब्दुल्ला की पार्टी जेकेएनसी को मिली थी। इस बार 30 सीटों पर जेकेएनसी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। 2 सीटों पर आईएनसी यानी कांग्रेस और दूसरी तरफ एनडीए के तहत बीजेपी 2 सीट। अल्ताफ बुखारी की पार्टी जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी 2 पर, सजाद गनी लोन की पार्टी जम्मू एवं कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कश्मीर पर काफी काम किया है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ओमर अब्दुल्ला की 3 सीट सुरक्षित है। एनडीए को यहाँ पिछली बार की तरह 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी
7 सीटों पर जीत दर्ज किया है। पिछले 2 दशक से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी खड़ी होती रही है, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। केंद्र सरकार के कामकाज पर ही लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया है। 2014 और 2019 में कांग्रेस भी यहां से 0 पर रही है। 2024 में इस बार यहां से इंडिया गठबंधन में 7 सीटों के बंटवारे पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और आईएनसी यानी कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन 7 के 7 सीट इस बार भी बीजेपी के खाते में जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेल जैसी व्यापक भ्रष्टाचार हुए हैं। मुश्किल है कहना कि इंडिया गठबंधन को सीटें यहां मिलेगी। पूर्वोत्तर में असम की बात कर लेते हैं। लोकसभा की कुल सीट 14 है। पिछले 2019 में बीजेपी 10 सीटों पर खड़ी थी, 9 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 14 सीटों पर 3 सीटें लेकर आई थी। इस बार 24 के चुनाव में CAA या NRC जैसी कोई मुद्दे नहीं। जो भ्रम था वह दूर हो गया है। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, यह केंद्र सरकार ने भ्रम दूर कर दिया है। बल्कि इस बार यहाँ एनडीए के तहत बीजेपी 11 सीटों पर, असम गण परिषद 2 सीटों पर, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 1 सीट पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बार बीजेपी को 12 सीटें यहाँ से हासिल होगा, जो पिछले चुनाव में 9 था। इंडिया गठबंधन 14 सीटों में, आईएनसी यानी कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट पर असम जातीय परिषद को मिला है। कांग्रेस को यहाँ 2 सीटें संभवतः मिल सकती है। अब चलते हैं वे राज्य जिनके पास लोकसभा की सीटें 1 है और अधिकतम सीटें 2 है, जहां राजनीतिक स्थिति लगभग स्थिर रहती है। परिस्थिति बदलती भी है तो राजनीतिक भूचाल नहीं आती, लेकिन इनका भी बड़ा महत्व है। चंडीगढ़ 1 सीट बीजेपी के पाले में है। गोवा में लोकसभा की सीटें 2 है, 1 पर बीजेपी और 1 पर सीट आईएनसी की है। 24 के चुनाव में स्थिति यही रहने वाली है। और अगर पूर्व की ओर चलें और देखें कि अरुणाचल प्रदेश बीजेपी 2 सीटें यहाँ पर है, स्थिति यही रहेगी। नागालैंड एनडीए 1 सीट, यहाँ भी स्थिति वही रहेगी। मणिपुर की बात करें तो बीजेपी 1 सीट, एनपीएफ 1 सीट पर है। मणिपुर में बदलाव हो सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। मिजोरम की बात करते हैं तो एमएनएफ 1 सीट, त्रिपुरा की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के पास है। मेघालय यानी कि आईएनसी कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट, एनपीपी 1 सीट। सिक्किम की बात करते हैं तो 1 सीट एसकेएम लिए हुए है। पुडुचेरी 1 सीट है, आईएनसी के पास है। अंडमान और निकोबार का लोकसभा सीट 1 है, जहां आईएनसी की जीत दर्ज है। दमन और दीव है 1 सीट, जिस पर बीजेपी है। दादरा और नागर हवेली 1 सीट, जहां से इंडिपेंडेंट है। लक्षद्वीप 1 सीट एनसीपी के पास है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक में बहुत कम सीटें अगर एनडीए को मिलती है, तब भी एनडीए 300 के पार 320 जाएगी। और इन राज्यों में आगे के चरणों में अच्छा रहा और दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में बढ़त मिलती है, तब एनडीए 350 के करीब फिर आ सकती है। 2019 में भाजपा का टोटल 242 में 303 सीटें मिली थी। एनडीए के साथ टोटल 353 सीटें हो गई थी। 2019 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, लेकिन विपक्ष के नेता पद का दावा करने के लिए आवश्यक 10% सीट पाने में सफल रही थी। वह इस बार पूरा हो सकता है। इंडिया गठबंधन की सीटें अगर बढ़ती है, फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। अभी आगे के चरणों में अच्छा रहा तो आईएनसी यानी कांग्रेस को पिछली बार 52 सीटें मिली थी और यूपीए गठबंधन के तहत कुल सीटें 92 थी। इस बार इंडिया गठबंधन का आंकड़ा अगर बढ़ा तो 150 तक जा सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता में नहीं आ सकती है, यह तय है। आपसे अनुरोध है कि अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।